कचूमर का ये एपिसोड फाइनेंशियल रेजिलियंस के बारे में है। मैं आपका पॉडकास्टर और होस्ट बाबर मलिक। हमने अपने पहले यानी कि इंट्रोडक्टरी एपिसोड में मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस के बारे में बात की थी और चैलेंजेस को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया था। हमने बताया कि चैलेंजेस की मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स होती हैं, जिसमें आपकी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं एंड सो ऑन। इसी में फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में भी बात की थी। मैंने वहाँ पे भी ये कहा था और मैं एक दफ़ा ये बात दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि एटलीस्ट मेरे तज्ज़िये में हम जब भी किसी ना किसी किस्म के चैलेंज से गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आती है, तो फाइनेंशियल चैलेंज लामहल्ला साथ आ जाता है। और यही वजह है कि फाइनेंशियल रेजिलियंस की एक ख़ास अहमियत है। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल रेजिलियंस अटेन कर लें, इसको हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी बाकी किस्म की जो रेजिलियंस है उसको भी एक ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि फाइनेंशियल रेजिलियंस कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है जो हम एक दफ़ा कर लें तो सारे मसलों का हल हो जाएगा। हमें ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ज़िंदगी गुजरते बिल्ड करनी पड़ती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसको एक सीढ़ी की तरह देखना है, जहाँ पे हर कदम पे हम पहले से बेहतर होते जाते हैं। वो सीढ़ी क्या है, उसके कितने स्टेप्स हैं, वो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारी फाइनेंशियल रेजिलियंस की जर्नी का पहला स्टेप फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। हम में से बेशतर लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ से ही शुरू करते हैं। हमारे पास आमदन का कोई ज़रिया नहीं होता, इसलिए हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। आम तौर पे वो हमारे वालिदैन या बड़े भाई बहन होते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बाद अगला स्टेप या अगला कदम फाइनेंशियल सर्वाइवल का है। ये वो फेज़ है जहाँ पे हम कोई ना कोई मुलाजमत, कोई ना कोई काम शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन अभी वो बड़े ही बेसिक लेवल पे होती है और हमारी आमदन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो हम अपने ज़िंदगी के जो बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंसेस हैं, वो तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड हमारे पास कोई ख़ास आमदन नहीं होती। इस फेज़ को पे चेक टू पे चेक यानी कि तनख्वाह, पहली तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह आने तक सर्वाइव करने का भी नाम दिया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। अब हमने कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। ना सिर्फ ये कि हम अपनी ज़िंदगी के बुनियादी खर्चे पूरे कर लेते हैं, बल्कि उससे ऊपर भी कुछ ना कुछ आमदन बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आते हैं। साल में 1 दफ़ा या 2 साल में 1 दफ़ा छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी की बेसिक एक्सपेंसेस से ऊपर की ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल रेजिलियंस की जर्नी का चौथा स्टेप फाइनेंशियल सिक्योरिटी का है। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम अपने बुनियादी और बुनियादी से कुछ ज़्यादा खर्चे तो ऑलरेडी पूरे कर ही चुके होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में काम के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मैच्योरिटी हासिल कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आमदन एक मुनासिब हद तक पहुँच जाती है और हम पहली दफ़ा कुछ ना कुछ सेविंग्स भी करना शुरू कर देते हैं। फाइनेंशियल रेजिलियंस की इस सीढ़ी का पांचवा स्टेप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का है। यहां से चीजें कुछ मुख्तलिफ हो गई हैं। अब तक जितने भी स्टेप्स पे हम आए हैं, वहां पे हमने अपनी सर्विस, अपनी मेहनत के थ्रू कुछ ना कुछ पैसे कमाए हैं। यहां से हम पैसिव इनकम की तरफ मूव कर जाते हैं। पिछले स्टेप पे यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के फेज में जो आमदन हमने कमाई होती है, हम उसको किसी ना किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते जाते हैं कि जहाँ से हमें एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए। आप इसको रेंटल प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, कोई पैसिव इनकम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसको साइड पे चला सकते हैं, या उसके अलावा आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सिंपली किसी सेविंग अकाउंट में या किसी बॉन्ड में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आने वाली आमदन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, जिसकी बुनियाद पे आपके पास आमदन का एक से ज़्यादा ज़रिया मौजूद हो जाता है। एक तरफ आप अपना काम भी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपको दूसरी तरफ से भी एक पैसिव इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल रेजिलियंस की सीढ़ी के छठे स्टेप को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते करते ऐसी जगह पे आ जाते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम हमारे तमाम खर्चों को पूरा कर देती है और हमें किसी मुलाजमत या किसी एक्टिव बिजनेस में इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर हम उसके बाद भी कोई मुलाजमत या एक्टिव इनकम
कमाने के तरीके पे चलते रहें तो वो एक शौकिया या अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो हो सकता है, लेकिन हमारी फाइनेंशियल ज़रूरियात अब मुकम्मल तौर पे हमारी पैसिव इनकम से हम पूरी करने की पोजीशन में आ चुके होते हैं। और इसका सातवां और आखिरी स्टेप है फाइनेंशियल अबंडेंस का। शायद पता नहीं हम में से बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कि भी नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हम सचमुच एक अमीर आदमी हो जाते हैं और हमारे पास इतने फाइनेंशियल मीन्स आ जाते हैं पैसिव इनकम के कि हमें मतलब हम हर किस्म की लग्जरी उसी में से अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं। इन स्टेप्स को समझने के लिए दो चीज़ों को मज़ीद समझना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि हम सब इन तमाम स्टेप्स से नहीं गुजरेंगे। हम में से कुछ लोग हैं जो निस्बतन बेहतर एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शायद पहले ही हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए करके रख ली होती हैं, तो हमें एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग होंगे जो शायद पहले दूसरे तीसरे स्टेप तक ही महदूद रह सकें और उससे आगे भी ना निकल सकें। इसमें जो दूसरी बात करना ज़रूरी है वो ये है कि ये एक कॉन्शियस प्रोसेस भी है। ये नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेप साथ के साथ आप खुद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपको कॉन्शियसली इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसको कॉन्शियसली इसमें फ़ैसले लेने पड़ते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन उन स्टेप्स को कवर करते जाते हैं। यहाँ पे ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि फ़ाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, फ़ाइनेंशियल रेज़िलियंस को बिल्ड करना, ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का अमल है। सेविंग यानी कि हमारी आमदन और हमारे खर्चों के बीच में से जो बच जाने वाला गैप है, जो कुछ पैसे हम हर महीने, हर कुछ अरसे बाद बचा लेते हैं और फिर उनको इन्वेस्ट करते हैं, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आपको इसकी कुछ एग्जांपल दे सकूं तो वो इस तरह होगी कि एक शख्स जो 100 रुपये कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है, उसके मुकाबले में एक शख्स जो 50 रुपये कमाता है लेकिन उसमें से 10 रुपये बचा लेता है और इन्वेस्ट कर देता है, तो शायद 10-15 साल बाद ये 100 वाला शख्स पीछे रह जाएगा और वो 50 रुपये कमाने वाला शख्स जो साथ हर महीने 10-10 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो अपनी आमदन में इस 100 वाले शख्स से भी आगे निकल जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ये रखना है कि ये ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा आप आमदन कमाते हैं उतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि आप उसमें से बचत करके उसको इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आमदन से ज़्यादा सेविंग्स का फंक्शन है कि आपने कितने पैसे बचाए और उनको इन्वेस्ट किया। अगर आमदन के टॉपिक को मज़ीद एक्सपैंड करें तो इनकम जनरेशन या इनकम अर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें एक स्केल पे दो कॉर्नर्स मौजूद हैं। उस स्केल के एक कॉर्नर पे आपकी स्किल या कॉम्पिटेंस बेस्ड अर्निंग है, जहाँ पे आप अपना टाइम अपनी सर्विस के थ्रू किसी को कोई काम फराहम करते हैं और उसके मुआवजे के तौर पे आपको एक आमदन दी जाती है। ये एक नौकरी की शक्ल में भी हो सकता है, या जिस तरह मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कंसल्टिंग एडवाइजरी सर्विसेज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को देता हूँ, उसकी शक्ल में भी हो सकता है। इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे, इसी स्केल के दूसरे एंड पे पैसिव इनकम है कि जहाँ पे आपके एसेट्स आपके लिए पैसे जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी, आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई घर, कोई रेजिडेंस लेते हैं और उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, तो उससे आने वाली आमदन जो है वो पैसिव इनकम है। इसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी एक पैसिव इनकम का ज़राया है। यहाँ पे एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम के स्केल पे आप बीच में कहीं पे भी फॉल कर सकते हैं, जिसको हम सेमी पैसिव इनकम कहते हैं। अगर मैं इसकी मिसाल दे सकूं तो मेरी अपनी ज़िंदगी में फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो एक सेमी पैसिव इनकम है। मैं खुद तो यहाँ लाहौर में रहता हूँ और एक्टिवली फार्मिंग नहीं करता। मैंने अपने फार्म पे कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो एक्टिवली वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, और मैं कभी यहाँ लाहौर में रहते हुए और कभी वहाँ विजिट करके एक सुपरविजन का रोल अदा करता रहता हूँ, और इस तरह थोड़े सी एफर्ट लगा के एक सेमी पैसिव इनकम मेरे लिए कंसिस्टेंटली जनरेट होती रहती है। यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना भी ज़रूरी है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के मुकाबले में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि घर में कोई एक शख्स ही सारे पैसे कमा रहा है तो ये ना सिर्फ कि बहुत रिस्की है, बल्कि उसमें आपका पोटेंशियल भी बहुत कैप हो जाता है उसी की आमदन बनाने की कैपेसिटी के मुताबिक। अगर उसी घर में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मियाँ बीवी अगर दोनों मुलाजमत कर रहे हैं, तो उनकी इनकम जनरेशन भी ज़्यादा होगी और रिस्क भी रिड्यूस होता जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो कल को वो भी
उस पढ़ाई की बुनियाद पे एक बेहतर इनकम जनरेटेड शहरी के तौर पे सामने आ जाएंगे। उसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हमारे पास एक ब्रॉड पोर्टफोलियो मौजूद हो और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कंटिन्यूसली आ रही हों। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो रिस्क फैक्टर कम होता जाता है। अगर कोई शख्स है, सारी डिपेंडेंस उसी पे ही है, वो बीमार पड़ जाता है तो सारी इनकम चली जाती है। अगर कोई एक प्रॉपर्टी या एक बिजनेस है वो क्रैश कर जाता है तो सारी इनकम चली जाती है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हमें रिस्क कम करने में भी हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि उसकी वजह से जो ज़्यादा इनकम जनरेशन होती है, तो वहाँ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ फंक्शन ऑफ सेविंग, यानी कि जितने पैसे हम बचा लेते हैं और उनको इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स में पैसे बचाने की कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ती जाती है और उसको इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बनाए रखने के लिए जो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन है, वो खर्चों को कम करना है, यानी कि अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना। इस चीज़ के लिए मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ लेसन्स आपसे शेयर करूँगा। वैसे तो आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें भी अवेलेबल होंगी और आगे चल के हम उन पे भी पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आज के दिन में मैं सेविंग, यानी कि अपने ज़ाती खर्चों को कम करने के हवाले से अपनी ज़िंदगी के कुछ लेसन्स आपसे शेयर करूँगा। पहली चीज़ इसमें ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस है। ये ऐसी चीज़ है जो हमने मल्टीपल टाइम्स अपनी ज़िंदगी में इसको करके देखा और हर दफ़ा इसका बेनिफिट मिला है। जब भी हमें लगता है कि हमारी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन आती है और खर्च हो जाती है और बीच में से वो सेविंग नहीं बन सक रही है, तो हम करते ये हैं कि एक एक्सेल की शीट बनाते हैं और उसमें अपने खर्चों को लिखना शुरू कर देते हैं। पूरे महीने के खर्चे प्रॉपरली उसकी कैटेगराइजेशन के साथ वो हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। हम चंद महीनों के लिए ये एक्सरसाइज को प्रॉपरली करते हैं और उसमें होता ये है कि हमें उन महीनों के बीच में क्लियरली पता चल जाता है कि भाई ग्रॉसरी शॉपिंग के इतना खर्चा आ रहा है, मुलाजमों की तनख्वाहों का इतना खर्चा आ रहा है, गाड़ी को चलाने का तेल वगैरह पे इतना खर्चा आ रहा है, बच्चों की फीस और किताबों पे इतना खर्चा आ रहा है। तो हमें बड़ी क्लियर पिक्चर सामने डेटा के साथ, नंबर्स के साथ अवेलेबल हो जाती है और फिर वहाँ से हमें पता लगना शुरू होता है कि जी कहाँ कहाँ पे बचत की जा सकती है, कहाँ कहाँ पे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। और हर दफ़ा ये हुआ है कि जब हम एक दफ़ा 3-4 महीने के खर्चे के डेटा की बेसिस पे फ़ैसले लेते हैं कि भाई यहाँ-यहाँ खर्चे कम किए जा सकते हैं, तो इमीडिएटली जो है हमें उसका बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाता है और हमारे खर्चे बेहतर कंट्रोल और बेहतर रेगुलेट हो जाते हैं। इसमें दूसरी टेक्नीक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है और उससे बहुत फ़ायदा उठाया है, वो लिविंग सिंपली है। मैं एक बहुत सादा ज़िंदगी गुज़ारता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि चंद चीज़ें खरीदी जाएँ, लेकिन जो चीज़ें खरीदी जाएँ वो अच्छी क्वालिटी की खरीदी जाएँ, ताकि उनमें तोड़-फोड़ ना हो और ज़्यादा अरसे तक चल सकें। मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी में उसकी फ़ायदा उठा सकूँ, यूटिलाइज़ कर सकूँ और उसकी अपनी ज़िंदगी में मौजूदगी को एन्जॉय कर सकूँ। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बगैर वजह के लंबे-चौड़े शौक नहीं रखता, ना मुझे महँगे कपड़े पहनने का शौक है, ना गाड़ी लंबी-चौड़ी महँगी चलाने का शौक है। और मेरी कोशिश ये होती है कि एक सिंपल सादा अपनी आमदन से काफ़ी कम खर्चे वाली ज़िंदगी को गुज़ारूँ, ताकि अपनी सेविंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूँ। और इसमें ये इसका बिल्कुल मकसद नहीं है कि मेरी ज़िंदगी की क्वालिटी किसी तरीके से भी किसी दूसरे से कम है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी इम्पल्सिव बाइंग के जो खर्चे हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। किसी किस्म की शोबाजी से मुझे कोई कुछ चीज़ बेनिफिट हासिल नहीं होता। उससे बेहतर मैं फ़ील करता हूँ कि मैं अपने मीन्स में सिंपल सादा ज़िंदगी गुज़ारूँ और वो पैसे जो मैं सेव कर रहा हूँ उसको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकूँ। तीसरी और आखिरी टेक्नीक जो है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स, इसमें मल्टीपल टेक्निक्स शामिल हैं। वो इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करने के लिए, यानी कि हम अक्सर चाहते हैं और बस कोई चीज़ सामने देखी शेल्फ पे और उठा के ले आए, ज़रूरत भी उसकी नहीं है। किसी गारमेंट्स की दुकान में गए तो बस वहाँ शर्टें ही खरीद लीं क्योंकि एक अच्छी लग गई और ज़रूरत हमें बेशक उसकी ना हो। तो इसको हम इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं, हम सब इसका शिकार हैं। एक बड़ी कमर्शियल दौर में रहने का ये एक नुकसान है। तो इससे बचने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो हमने ख़ास तौर पे ये देखा है कि जब हम महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते थे, तो अच्छी खासी बिल बन जाता था।
और हमने उसके लिए टेक्नीक ये अप्लाई की कि हम किसी ग्रॉसरी शॉपिंग के स्टोर पे जाने की बजाय, जहाँ शेल्फ पे बेहतरीन लाइटिंग के साथ जो है वो चीज़ें चमक-दमक रही होती हैं और आप बस उठाई जाते हैं, हमने करना ये शुरू किया कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया अपनी वीकली ग्रॉसरीज़ को। और उसमें हुआ ये कि हम अपने पेंट्री में जाते हैं, वहाँ देखते हैं जिन चीज़ों की कमी है उसकी लिस्ट बना लेते हैं, ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर देते हैं। हमारे घर की तमाम ज़रूरियात उस शॉपिंग लिस्ट के मुताबिक हमारे घर पे डिलीवर हो जाती हैं। और हमने इस तरीके से ठीक-ठाक अपने मंथली एक्सपेंसेस को, जो कि ग्रोसरी शॉपिंग में जाते थे, कम कर लिया। यानी कि सिर्फ़ एक छोटा-सा बिहेवियर शिफ्ट लेके आए कि वहाँ जाके शेल्फ से बेबुनियाद चीज़ें उठा लेने की बजाय अब हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट में लेके ही नहीं जाते जहाँ पे इम्पल्सिव शॉपिंग हो सके, और इस तरीके से हमने सब्सटेंशियली अपने महीने की ग्रोसरी शॉपिंग्स को कंट्रोल कर लिया है, अपनी ज़िंदगी पे और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। इसी तरह अगर चेंजिंग बिहेवियर की एक और अगर आपको मिसाल दे सकूँ जहाँ पे हमने इम्पल्सिव बाइंग को, ये मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा, जहाँ पे मैंने इम्पल्सिव बाइंग को कम किया है, वो उसको कहते हैं पॉज़ करना। मैं करता ये हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे जो भी चीज़ की देखूँ और मुझे महसूस हो कि भई ये मैंने ख़रीदनी है, या कोई सोच आई है कि भई मैंने ये वाली चीज़ ख़रीदनी है, ये जूते ख़रीदने हैं, ये कपड़े ख़रीदने हैं, ये बल्ब ख़रीदना है। तो मैं करता ये हूँ कि उसके बीच में 6-7 दिन का वक़फ़ा ले आता हूँ। अगर एकदम लगा कि नहीं यार, मेरे पास तो ये बेहतरीन शर्ट और ये पैंट होनी चाहिए और ये जूते होने चाहिए, तो मैं उसको एक जगह लिख लेता हूँ, लेकिन 6-7 दिन के लिए फिर उसको साइड पे रख देता हूँ, उस लिस्ट को। अगर 6-7 दिन के बाद भी मुझे ये चीज़ महसूस हो कि हाँ भई, इस चीज़ की तो मेरी ज़िंदगी में वैल्यू है, मुझे लेना चाहिए, मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो चीज़ फिर मैं जाके बगैर परेशानी के, बगैर दूसरी सोच लाए उसको जाके खरीद लेता हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि आई वुड से 80 टू 90% ऐसा होता है कि वो जो चीज़ मैंने फ़ौरन एक कंपल्सिवली होता है कि भई ये मैं ख़रीद लूँ फटाफट, जब मैं उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही पड़े रहने देता हूँ और उस पे फ़ैसला नहीं लेता, तो 80 टू 90% चीज़ें मुझे 6-7 दिन बाद रियलाइज़ेशन होती है कि ये ऐसे ही बस इम्पल्स थी और कोई ख़ास इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तीसरी टेक्नीक जो है जी, वो ख़ास तौर पे थोड़ी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स परचेज़ेज़ से रिलेटेड है, जहाँ पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ खरीद रहा हूँ, कोई कंप्यूटर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, ये पॉडकास्टिंग का इक्विपमेंट खरीदना है, टीवी खरीदना है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स परचेज़ेज़ में मेरी टेक्नीक ये है कि मैं ठीक-ठाक रिसर्च करता हूँ। मैं अपना कंप्यूटर, मोबाइल खोल लेता हूँ, चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, उनके रिव्यूज़ देखता हूँ, और काफ़ी सारे दिन लगा के ये फ़ैसला करता हूँ कि मैंने क्या चीज़ खरीदनी है। और उसकी वजह ये है कि मुझे सबसे महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, मुझे सबसे कमज़ोर या बुरी क्वालिटी की चीज़ भी नहीं खरीदनी। मुझे अपनी रिक्वायर्ड फ़ीचर्स के मुताबिक जो फ़ीचर मुझे चाहिए, जो यूटिलिटी मुझे उसमें से लेनी है, अभी अगले 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, जो जो भी उसकी एक यूज़फुल लाइफ़ है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं वो चीज़ खरीदने की कोशिश करता हूँ जो मेरी ज़रूरियात से बिल्कुल मैच करती हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि मैं एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेता हूँ जो अगले 8-10 साल या जितनी भी उसकी यूटिलिटी है, यूज़फुल लाइफ़ है, वो मुझे उसका फ़ायदा दे सके, मेरे तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके। और दूसरा है कि गैर ज़रूरी तौर पे बस महँगा ब्रांड देखा और ख़रीद लिया, वो करने की बजाय जो प्रॉपर सही चीज़ है वो अक्सर सस्ती भी मिल जाती है, उस सबसे महँगे के मुकाबले में आधी कीमत पे भी मिल जाती है कई दफ़ा। तो जी, क्विक रिकैप के लिए आपके सामने चंद बुनियादी पॉइंट्स रखते हैं जो आज हमने डिस्कस किए। हमारी जो फाइनेंशियल रेज़िलियंस है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें एक लंबे सफ़र पे चलना है। इसके 6-7 स्टेप्स हैं जो मैंने डिफ़ाइन किए, और हमारा असल मकसद ये है कि हम एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पेस में जा सकें जहाँ हमारे पैसिव इनकम जो है हमारे तमाम तमाम खर्चों को पूरा कर सके। ये सेविंग का फंक्शन है, यानी कि हमने अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ करना है, कोशिश करनी है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर सकें, और दूसरी तरफ अपने खर्चों को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, ताकि हम हमारी सेविंग्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, मैक्सिमाइज़ हो सकें, और फिर हम उनको इन्वेस्ट कर सकें, और उस इन्वेस्टमेंट की से आने वाली आमदन से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और सिक्योर कर सकें। तो ये है जी, मतलब
समरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस टुडे। आई होप इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल टूल्स एंड टेक्निक्स आपको मिली होंगी जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। थैंक यू।